सदन में बातचीत कर रहे सांसदों को स्पीकर की फटकार, कहा चर्चा करनी हो तो बाहर जाए। देखिए, चुनौतियों के बावजूद दुनिया में सबसे तेज बनी रहेगी भारत की विकास दर। तो वर्ष 2027 में विभिन्न देशों की संभावित विकास दर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारत की है, कितनी है, 6.4, सबसे ज़्यादा 6.4। और जो ईयू के देश, मतलब ईयू सिर्फ, ठीक है, ईयू के जो देश हैं उनकी 1.4 और अमेरिका के 2.0 और लैटिन अमेरिका की कितनी है, 2.7, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य पूर्व सेंट्रल एशिया 4.0 और विकासशील एशिया 4.8 इस प्रकार से। तो हमारे भारत की सबसे ज़्यादा संभावित विकास दर रहेगी। और बजट सत्र में राज्यसभा में बोलती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और यहाँ पर बता रही हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में विकास दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में न्यूयॉर्क में जारी तेजी से विकास दर 7.4% से अधिक रहने का अनुमान है। मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और महंगाई दर कम करने से मिल रही है विकास दर में मदद। देखिए, आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भी भारतीय विकास दर दुनिया में सबसे तेज बनी रहेगी। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में घरेलू विकास दर की मजबूती व महंगाई दर कम करने की वजह से अगले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 6 से 7.2% हो गई। तो आर्थिक विकास आ गया है, वो हम जस्ट इसके बाद एक क्लास लेके आएंगे आर्थिक सर्वेक्षण की, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण की हम एक क्लास लेके आएंगे। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका की तरफ से 50% शुल्क लगाए जाने के बावजूद सर्विस सेक्टर के निर्यात में जारी तेजी से विकास दर 7.4% से अधिक रहने का अनुमान है, ठीक है। तो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, ठीक है, इस बात को भी याद रखना। बाकी वर्ष के अप्रैल से दिसंबर में वस्तु सेवा को मिलाकर गत वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.9% का इजाफा हुआ है। बाकी इतना कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, क्या है देखिए। कहा, प्राविधान अस्पष्ट और समाज को बांटने वाले इनके दुरुपयोग की आशंका है। और यहाँ पर पूरा पढ़ते हैं इसको। यूनिवर्सिटी और कॉलेज परिसर में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए लाए गए यूजीसी के विवादित नियमों रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और उसकी जगह अभी 2012 के नियम ही लागू रहेंगे, ठीक है। जो आया था उस पर क्या कर दे, स्टॉप, रोक लगा दी है, ठीक है। अभी क्या रहेगा, अभी 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। इन नियमों को कटघरे में खड़ा करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, प्रथम दृष्टया नियम अस्पष्ट है, इनके दुरुपयोग की संभावना है और अंततः यह समाज को बांट सकते, इसलिए हस्तक्षेप जरूरी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ उन 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें यूजीसी के नए समता विनियमन इक्विटी रेगुलेशन 2026 को जाति आधारित भेदभाव वाले बताते हुए चुनौती दी गई है। यूजीसी के समता नियमों का सामान्य वर्ग भारी विरोध कर रहा है, ठीक है। यूजीसी के समता नियमों का, ठीक है, समता नियमों का सामान्य वर्ग भारी क्या कर रहा है, भारी विरोध कर रहा है और इसे लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाओं में पक्षकार बनाई गई केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर मामले को 19 मार्च को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है, ठीक है। साथ ही 2019 से लंबित याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी जिनमें यूजीसी के 2012 के नियमों को चुनौती दी गई है और कहा जा रहा है कि उसी मामले में कोर्ट द्वारा नियमों को सख्त करने के निर्देशों का पालन करते हुए नए नियम यूजीसी लाई। याचिका पर बहस करते हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, यूजीसी रेगुलेशन 2026 की धारा 3 जाति के आधार पर भेदभाव व अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जिसमें SC ST व ओबीसी की बात कही गई है। कोर्ट ने भी कहा, धारा 3C में भेदभाव की व्यापक परिभाषा मौजूद है, सरकार इस पर पुनर्विचार के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाए, ठीक है, ऐसे बोला है उन्होंने। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं, यहाँ पर और देखते हैं। शीर्ष अदालत ने यूजीसी के नए समता विनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी, ठीक है, 19 मार्च
तक जवाब मांगा है। और थोड़ा सा और देखते हैं जैसे कि ये हम बता रहे हैं 19 मार्च ये 2026, ठीक है, 19 मार्च 2026, ठीक है, ऐसे तब ये फिर से चर्चा में रहेगी, बहुत ज़्यादा भयंकर। ठीक है, अब देखिए शीर्ष अदालत की खरी खरी, देखिए क्या है, अगर हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो खतरनाक परिणाम होंगे, समाज में विभाजन होगा और इसके गंभीर प्रभाव होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। देखिए देश ने 75 वर्षों में वर्गहीन समाज बनाने के लिए जो कुछ हासिल किया, क्या उससे पीछे जाते हुए हम प्रतिगामी समाज बनाते जा रहे हैं। हम उस स्थिति तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूल हों, जहाँ कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों को अलग अलग स्कूल में पढ़ना पड़ता था, इस प्रकार से। तो यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, CGI बोले भगवान के लिए ऐसा मत करिए। कोर्ट ने विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग छात्रावास जैसे उपाय पर कड़ी आपत्ति जताई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, भगवान के लिए ऐसा मत करिए, हम सब साथ रहते हैं, अंतर्जातीय विवाह भी करते हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि भारत में एकता और समरसता शैक्षणिक संस्थानों में झलकनी चाहिए, एकता और समरसता शैक्षिक संस्थानों में झलकनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रश्नों पर करेंगे विचार, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए, क्या जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करने वाली धारा 3 जो है 3C UGC रेगुलेशन के उद्देश्य व प्रयोजन की पूर्ति के लिए उचित व तर्कसंगत है, विशेष रूप से इस तथ्य को रोकते हुए कि जाति आधारित भेदभाव से निपटने के को विशिष्ट या विशेष प्रक्रियात्मक तंत्र तय नहीं किया गया, जबकि धारा 3 में भेदभाव की व्यापक और समावेशी परिभाषा दी गई है। क्या रेगुलेशन में दिए गए जाति आधारित भेदभाव के क्रियान्वयन का SC और ST और OBC वर्गों के अंतर्गत सबसे पिछड़े वर्गों को मौजूद संवैधानिक और वैधानिक उप वर्गीकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या विवादित रेगुलेशन ऐसे अत्यंत पिछड़े वर्गों को भेदभाव और संरचनात्मक नुकसान से प्रभावित सुरक्षा और बचाव प्रदान करते हैं? यही सब बात है, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी आगे देखेंगे। बच्चों को इंटरनेट मीडिया की लत से बचाना तो लगाने ही होंगे प्रतिबंध। देखिए, बच्चों को स्मार्टफोन की जगह सरल और सुरक्षित बेसिक फोन देने की सलाह है। इंटरनेट मीडिया, गेमिंग और ऑनलाइन जुए से मानसिक स्वास्थ्य पर खतरे की चेतावनी भी दी गई है, ठीक है। गोवा आंध्र ने की है पहल, आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा, देखिए सर्वेक्षण में इस बात का भी उल्लेख है कि आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्य अपने यहाँ छोटे बच्चों के लिए स्मार्टफोन प्रतिबंध लागू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का अध्ययन कर रहे हैं। नागेश्वर ने इस बात पर खुशी जताई है कि राज्य सरकारों में भी जागरूकता बढ़ रही है। महिलाओं को न्याय और सुरक्षा देना जरूरी है। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, देखिए कामकाजी महिला विशेषकर महिला श्रमिकों के बच्चों के लिए 500, ठीक है, पालना केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौन सा केंद्र? पालना। ये देखिए थोड़ी सी, सदन में बातचीत कर रहे सांसदों को स्पीकर की फटकार, कहा चर्चा करनी हो तो बाहर निकल जाओ। जैसे कि पहले स्कूल में होता नहीं था कि सर पढ़ाते थे और बच्चे बातें करने लगते थे, तो जैसे ही बातें करें, हटो चलो बाहर निकलो क्लास से, चलो भगाओ। ऐसे ही स्पीकर साहब ने इनको कह दिया है, किनको? सांसदों को, कि प्रश्नकाल के दौरान आपसी चर्चा में जुटे थे सांसदों से बिरला ने कहा, मतलब ओम बिरला ने कहा, ऐसा व्यवहार सदन की गरिमा के विरुद्ध है। और राज्यसभा के सभापति ने बजट सत्र की शुरुआत पर सदस्यों से शिष्टाचार व रचनात्मक बहस का आह्वान किया था। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान आपस में लगातार बातचीत कर रहे सदस्यों को कड़ी फटकार लगाई, कहा यदि वे आपस में ही लंबी चर्चा करना चाहते तो उन्हें सदन से बाहर जाना चाहिए। उधर राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्ण ने बजट सत्र के दौरान सदस्यों से शिष्टाचार बनाए रखने और रचनात्मक बहस का आह्वान किया था। बस यही बात है। बाकी जैसे कि आपकी जो संसद है, तो ये बात काफ़ी, जैसे मैंने पढ़ा है अखबार के हेडलाइन पर भी आ गया, अभी इधर भी आ गया, तो थोड़ा सा हम आपको बताएंगे संसद के क्या नियम होते, क्या कानून होते, कौन सा प्रश्नकाल होता है, ये सब हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और जैसे चुनाव आयोग SIR के त्रुटियों वाले नामों की सूची दे रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, ग्राम पंचायत भवनों व ब्लॉक कार्यालय में प्रदर्शित कर रहे यही होगी आपत्तियां पेश। बिहार में SIR के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और थोड़ा सा इधर देखेंगे, देखिए बीटिंग द रिट्रीट में देखा ऑपरेशन सिंदूर की जीत का पराक्रम। वाह, कितना ये सिंदूर लिखा है, और ये हमारी सेना, इसने ही ऐसे लिख दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी यहाँ पर देखेंगे कुछ, ये देखिए
विजय चौक पर समारोह में सेना के जवानों ने सिंदूर शब्द की आकृति बनाई। बग्गी में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हुए शामिल। तो जो अभी पूछ लिया क्वेश्चन की जो राष्ट्रपति हैं वो किस में बैठ कर आती है, तो उसको बग्गी बोलते हैं। ठीक है, घोड़ा होता है दोस्तों, और उसमें पीछे से ऐसे करके बैठे रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये बग्गी बोलते हैं इसको, बग्गी। ठीक है, इसे याद रखना। और देखिए, विमान हादसे के शिकार अजित पवार पंच तत्व में विलीन हुए, तो कौन खत्म हो गए, तो डिप्टी सीएम के अंतिम संस्कार। डिप्टी सीएम थे, कहाँ के थे, तो ये कहाँ के थे, गुजरात के थे सर। ठीक है, अभी देख रहे हैं हम जस्ट। देखिए, राकंपा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, सॉरी यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। ठीक है, गुरुवार को वह पंचतत्व में विलीन हो गए। अजित दादा अमर हैं, इस प्रकार से नारे लगे गए हैं। ठीक है, तो ये बात है कहाँ की, जो एक प्लेन क्रैश हो गया था उसमें ये ख़त्म हो गए। ठीक है, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं अजित पवार, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति से गहराया असंतोष। देखिए, मिनियापोलिस समेत कई शहरों में विरोध तेज हो गया है। स्थानीय और संघीय सरकारों के बीच टकराव, मेयर पर ट्रंप का सीधा हमला हो गया, मतलब बातों का हमला। आगे देखिए, 2 अमेरिकी नागरिकों की मौत के बाद प्रदर्शन और भड़क गया। ठीक है, संघीय जज पैट्रिक सिल्टेज ने ICE पर 96 अदालती आदेश तोड़ने का आरोप लगाया। आंदोलन के समर्थक और मारे गए हैं। आंदोलनकारियों के सम्मान में मशहूर गायक ने जारी किया आंदोलन गीत। बाकी अमेरिका के मिनियापोलिस में पिछले सप्ताह मारे गए एलेक्स पैटियो को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए अस्थायी स्मारक पर बुधवार को मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रकट करने के लिए जुट गए लोग। तो यहाँ पर हमें महात्मा बुद्ध भी दिख रहे हैं। ठीक है, यही शख्स हैं एलेक्स। ये देखिए, यूरोपीय संघ के साथ FTA करके विश्व की नज़र में रणनीतिक विजेता बना भारत। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, वैश्विक नेता व विशेषज्ञों ने की मुक्त कंठ से सराहना। भू राजनीतिक व कूटनीतिक दृष्टिकोण से इस समझौते को महत्वपूर्ण बताया। बड़े हंस रहे हैं 3 लोग, देख लेते हैं। दिल्ली हैदराबाद हाउस में, दिल्ली के हैदराबाद, अब दिल्ली में वो है हैदराबाद हाउस रखा है। ठीक है नाम। अब दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा का क्या नाम है, एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष पूछे तो कौन है, एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय आयोग कौन है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पूछे तो कौन है, उर्सुला वान डेयर लेयन। तो ये हैं। ठीक है, के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमने आपको क्या बताया, सबको पता है भाई, यही नेम है, यही दोनों आए, पर कन्फ्यूजन कहाँ पर होगी, अगर आपसे पूछा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष पूछे तो आप एंटोनियो कोस्टा, लड़के हैं, ठीक है, वो जेंट्स मान लो। और बाकी अगर आपसे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पूछे हैं तो लेडी हैं, कौन लेडी हैं, उर्सुला वॉन डेयर लेयन। इनका ही जरूर नाम पूछा जाएगा 100%, मुझे तो लग रहा है।